हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर चल रहा है आपका सेकंड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसके अंदर जो आज का टॉपिक आपका रहेगा वो है शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेप ऑफ पी ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल जो है वो समझाया था। ठीक है, हमने बेसिस क्या यूज किया था, दैट वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन साई एंड आर। हमने साई और आर रेडियस ऑफ मतलब जो आपकी शेल थी वहां से और साई के वर्सेस एक ग्राफ प्लॉट किया था। देन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर, और उससे आने वाले रिजल्ट्स को देख के हमने शेप्स को प्रिडिक्ट किया था कि कौन कौन सी शेप, कैसी कैसी शेप हो सकती है एस और पी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो सेम ऐसा ही ग्राफ बेटा हमने डी के लिए भी प्लॉट किया, और जो हमारी ऑब्जर्वेशंस निकल के आई, बिकॉज हमें पता है कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल है तो एल और एम की वैल्यू क्या हो सकती है। एल की वैल्यू 2 होती है फॉर डी ऑर्बिटल, तो m क्या हो सकता है, प्लस माइनस 2। इट मींस इट इज +2 +1 0 -1 एंड -2। और 5 वैल्यू m की होने का सीधा सा मतलब है दैट इन अ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव 5, यू समझ लीजिए कि जगह है उसके पास, ओरिएंटेशन है। इन अ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैव पॉसिबल 5 ओरिएंटेशन इन विच इट कैन बी फाउंड। वो 5 पॉसिबल जगह पे हो सकता है, क्योंकि L की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है और M की वैल्यू आपकी 5 है, जो एक्चुअली में +2 से लेके -2 तक। तो इन सबको पढ़ने के बाद पता किया गया कि डी ऑर्बिटल 5 टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि 5 वैल्यू M की पॉसिबल है। और ये कौन कौन से होते हैं, इनका नाम है बेटा DXY, DYZ, DXZ, dx² - y² और dz²। ये 2 ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं और ये 3 ऑर्बिटल एक जैसे होते हैं। ठीक है, इनमें इन तीनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखते हैं। एक्स वाई जेड कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है, नथिंग एल्स ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड आपको किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताएगा। जैसे अगर मैंने लिखा x और y, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस पे है, यहाँ y z पे है, यहाँ x और z एक्सिस के बारे में बात हो रही है, यहाँ भी x और y के बीच में है, तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है वो पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ z एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये जितने भी हम डेजिग्नेशन देते हैं ऑर्बिटल्स के नीचे, px, py, pz, ये सब उस एक्सिस को डिफाइन करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है। ओके, अब इन तीनों में और इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 3 वो ऑर्बिटल है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्सिस के बीच में होती है। ठीक है, ये वो 3 ऑर्बिटल है जिनमें जैसे एक्स जेड का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है, y और z एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, y और z एक्सिस के ऊपर नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सिस के बीच में है, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, जबकि x² - y² और ये जो dz² है, इसका क्या मतलब है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ऑन द एक्सिस, इज ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर है। तो अब बात समझ में आई, यहां भी x और y यूज कर रहे हैं, यहां भी x और y यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है, इस ऑर्बिटल में एनर्जी ऑन द एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है। px py z भी मैं यही बता रही थी, px का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x उस एक्सिस पे है, शेप तो डंबल ही होती है, तो एक बार हमने डंबल शेप एक्स पे बना दी, एक बार वाई पे, एक बार जेड पे। तो अब इन पांचों की शेप देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको +1 में भी काम आएगी ये, और +2 के भी कई चैप्टर्स है जिनके अंदर आपको डी ऑर्बिटल्स की शेप काम आएगी, कई चीजों को एक्सप्लेन करने में आपको ये शेप जो है वो हेल्प करेगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं वो 3 ऑर्बिटल जो एक जैसे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, अब मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, यहां हम बना रहे हैं डी, एक्स और वाई। तो सबसे पहले व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, भाई डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, जैसे एस स्फेरिकल है, पी आपका जो है वो बेटा डंबल शेप है, तो डी की जब हम शेप पता करेंगे कौन सा ग्राफ बना के, साई और आर का,
तो ये आपकी डबल डंबल शेप होती है। डबल डंबल शेप मतलब एक डंबल ये और इसके अंदर दूसरा डंबल, ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं डबल डंबल। तो डी ऑर्बिटल हैज डबल डंबल बेल शेप। ओके, अब आप ये जो आपको ये 4 फूल की पत्तियां से नजर आ रही है, एक्चुअली में ये 4 लोब है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 90% से ज्यादा है। तो हमने एक रफ सी बाउंड्री बना के कुछ ऐसी शेप आपको जो है वो नजर आए, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये ऑर्बिटल डी एक्स और वाई है तो मतलब आपको ऐसी लोब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनानी है। देखो मैंने इधर बनाया एक्स, इधर बनाया वाई, तो एक लोब तो आप ये बना दो। ये बेटा बराबर साइज की बनानी है, मैंने पहले भी बताया आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। एक लोब मैंने इधर बना दी, ये देखो ये एक्स एक्सिस पूरी, ये वाई एक्सिस, तो लोब इन्हीं के बीच में ना, क्योंकि यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी ये वाई है। भाई एक एक्स और वाई के बीच में एक लोब आ गई, अब दूसरी लोब इधर आ जाएगी एक्स और वाई के बीच में। तो ये जो शेप बनी ना वो बड़ी डी एक्स वाई की। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई एंड बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। जब आपको पी ऑर्बिटल की मैंने शेप बताई थी, जैसे ये पी एक्स पी वाई पी जेड, तो मैंने बोला था कि एक ऑर्बिटल के जो लोब है उसका जो साइन है पॉजिटिव और एक का क्या मिलेगा आपको नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन मिलेंगे, एक नेगेटिव और एक आपको क्या मिलेगा पॉजिटिव। बट डी ऑर्बिटल के अंदर जो ये एक डंबल है उन दोनों डंबल के साइन सेम होते हैं। जैसे ये दोनों पॉजिटिव तो ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव तो ये दोनों पॉजिटिव। एक ये भी फर्क होता है, जैसे अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट वाला भी पॉजिटिव मिलेगा, ये नेगेटिव है तो ये भी क्या मिलेगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मैथमेटिकली कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें साई के बारे में बताते हैं, वेव के बारे में बताते हैं। क्योंकि वेव का पॉजिटिव नेगेटिव ये होता है, जैसे ये मैंने वेव बना दी, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता है बस, कि ऊपर है कि नीचे है आपका, बस इस हिसाब से हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेते हैं। बाकी इनका कोई आगे ऐसा कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस या फिर मैथमेटिक्स इन पॉजिटिव नेगेटिव साइन का कोई लेना देना नहीं। तो समझ गए आप कि ये है डी एक्स और वाई। अब अगला बनाते हैं डी वाई जेड। तो ये मान लो मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी जेड है, तो ये भी जेड एक्सिस है, ये भी वाई। अब आपको क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई की ही जरूरत थी तो जेड एक्सिस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्योंकि मुझे वाई और जेड एक्सिस की ही जरूरत है तो मुझे एक्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बना दो, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर और एक लोब इधर। तो मान लीजिए ये सारे आपके नेगेटिव नेगेटिव मान लीजिए, इनको आप पॉजिटिव मान लीजिए। तो देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वाई जेड वाई जेड वाई जेड और वाई जेड एक्सिस के बीच में है, शेप इनकी डबल डंबल। नेक्स्ट हम बना रहे हैं डी एक्स जेड। तो यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है, तो ये भी जेड एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, तो आप अब ये बना दीजिए इधर। ठीक है, सो दिस इज द शेप ऑफ एक्स वाई सॉरी डी एक्स जेड ऑर्बिटल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना इन तीन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में पाई जाती है, एक्सिस के ऊपर नहीं पाई जाती। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो एक्सिस तो बेटा इसमें दो ही इन्वॉल्व हो रही है, ये मेरी एक्स एक्सिस मान लो और ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही शेप बना दो पर ये एक्सिस के ऊपर बना दो। अब देखो एक लोब बना दो एक्स एक्सिस के ऊपर और एक डबल डंबल जैसे डंबल शेप बना दो वाई एक्सिस के ऊपर। तो दिस इज द ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है, ठीक है। चलिए नाउ लास्ट ऑर्बिटल इज डी जेड स्क्वायर। ये इनसे थोड़ा अलग है दिखने में, ठीक है। इसमें देखो एक ही एक्सिस इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज जेड, ओके। तो ये चारों से थोड़ा सा अलग दिखता है, इसकी शेप भी थोड़ी अलग है। तो इसमें मैं सिर्फ z इन्वॉल्व कर लो, आप चाहो तो एक्स वाई दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो z एक्सिस के ऊपर एक डंबल बना लो आप पहले तो, ठीक है। यहाँ पे पी जेड नहीं है क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो आप इसको पी जेड ही बोल देते, ठीक है, पी जेड जैसी शेप है। अब क्या होता है कि इतना करने के बाद एक रिंग बनानी है आपको जो इसके चारों तरफ घूमती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली दिखता कैसे वो मैं समझाती हूँ। ये यूं समझ लीजिए आपकी ये जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस,
और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की लोब यूं बनी हुई है, और एक रिंग है जो इसके यूं चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तुमने सैटर्न देखा होगा ना, शनि के चारों तरफ जो है वो रिंग वगैरह रिवॉल्व करती है। तो ये यूं है कुछ की इस सीधी लाइन के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूं है, और एक रिंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो इसके चारों तरफ यूं घूमती रहती है बस। ठीक है, तो ये रिंग है ये तो 3 डायमेंशनल हो गई, हुई ना भाई। अगर कोई गोल रिंग किसी के चारों तरफ घूम रही है तो उसमें तो तीनों एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड। पर ये जो डंबल शेप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये जेड एक्सिस पे है। ठीक है, तो शेप कुछ यूं है कि जेड एक्सिस के ऊपर एक सिंगल डबल बना हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग चारों तरफ घूमते रहते हैं इसके। जेड एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्कुलर मोशन में घूमेगी। तो इस ऑर्बिटल को हम नाम देंगे दैट इज डी जेड स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पी और डी की जो शेप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे के चैप्टर्स में भी इनको यूज करोगे, और 12th में भी कई सारे चैप्टर हैं जिनका मतलब रीजन देने के लिए कि ऐसा क्यों हो गया, तो उसमें डी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो उनका क्या होंगी बेटा, कारण होंगी। ओके, यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है। अगर आप ग्राउंड स्टेट में बात करो, ठीक है, तो सारे के सारे डी ऑर्बिटल डी जनरेट मिलेंगे आपको। जानते हो ना डी जेनरेट, जिनकी एनर्जी बराबर बराबर हो। अगर आपने एटम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की तो ये जो 5 तरह के डी ऑर्बिटल है जिनमें 3 एक जैसे और 2 एक जैसे हैं, ये पांचों बराबर बराबर एनर्जी के होते हैं। इनमें कोई कम ज्यादा नहीं होता एनर्जी में। हाँ, अगर तुम कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो तो इनकी जो डीजेनरेसी है वो लॉस्ट हो सकती है। ठीक है, ये मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं एनर्जी में। अगर आप कुछ बाहर से एफर्ट करते हो तो कुछ भी लाइट डाल दी, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लेके चले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लेके चले गए, तो नहीं तो ये सारे के सारे क्या है, बराबर एनर्जी के होते हैं। कई बार इनकी जो शेप है उनको कंपेयर किया जाता है क्लोवर लीफ शेप से भी। क्लोवर एक प्लांट है जिसकी लीफ का जो शेप है वो कुछ ऐसी होती है, तो कई बार डी ऑर्बिटल की शेप को क्लोरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी जो है वो बोल देते हैं। ओके, अब चलिए बात करते हैं अबाउट द नोड्स। अगर मैं नोड्स की बात करूं तो एस के अंदर हमने नोड निकालने का तरीका देखा, पी के अंदर हमने नोड निकालने का तरीका देखा। तो अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो भाई 1d और 2d तो होते ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं विद 3d 4d एंड 5d। तो 3d के अंदर जो है बेटा वो कोई नोड नहीं होती, ये पहला है। सो देयर इज नो नोड, 1 नोड एंड 2 नोड। ये सब में यही रूल हो रहा है। 1s में कोई नोड नहीं थी, 2s में 1 थी, 3s में 2 थी, 4s में 3 थी, 2p में कोई नोड नहीं थी, 3p में 1 थी, जो 4p थी उसमें 2 थी, ऐसे। तो यहाँ पे 3d में कोई नोड नहीं है, 4d के अंदर 1 है, देन 5d के अंदर 2 है, और इस तरह से आपकी जो नोड है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कौन सा ऑर्बिटल, एस के लिए अलग चीज ध्यान रखे, पी के लिए, तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर नोड्स निकालने का। और नोड्स भी जो होती है ना बेटा वो एक्चुअली में 2 टाइप की होती है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नोड, 2 टाइप्स ऑफ नोड्स इन ऑर्बिटल्स। जितने भी ऑर्बिटल हैं उनमें टोटल 2 टाइप की। जो 2 टाइप्स की नोड है वो कौन कौन सी हो सकती है बेटा? एक नोड होती है स्फेरिकल, या फिर जिसको आप बोलते हो दैट इज रेडियल। ओके, वन इज स्फेरिकल और इसी को हम रेडियल भी बोलते हैं। और एक होती है प्लेनर, या फिर इसको हम एंगुलर भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो स्फेरिकल और रेडियल नोड कैसी होती है? जो 1s 2s 3s के अंदर हम बीच में पता कर रहे थे, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये 1s है, देन ये 2s है, देन ये 3s है। तो ये जो नोड्स थी दैट आर नोन एज स्फेरिकल और रेडियल नोड्स। ठीक है, जो 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बाद 2s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उसके बीच में हमने खाली स्पेस दिखाया था ना, वो जो नोड थी दैट इज स्फेरिकल और रेडियल नोड। ठीक है, s जो ऑर्बिटल्स है s, उनके अंदर सिर्फ ये नोड पाई जाती है, उनमें प्लेनर और एंगुलर नोड्स नहीं होती। ठीक है, स्फेरिकल या रेडियल नोड्स 1s के अंदर सिर्फ यही पाई जाती है, बाकी कोई नहीं। जबकि p ऑर्बिटल के अंदर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ समझाया था कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये वो रीजन है जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग 0 है, जिसको मैंने नोडल प्लेन का नाम दिया था। ये एक्चुअली में एक प्लेनर नोड है। ठीक है,
आप इसको नोडल प्लेन बोल दीजिए या फिर प्लेनर नोड बोल दीजिए, ठीक है। तो जो 2s ऑर्बिटल है इसमें जो 3s 4s 5s इन सब में सिर्फ स्फेरिकल और रेडियल नोड हो सकती है, ऐसी कोई नोड नहीं हो सकती इनमें, क्योंकि जो स्फीयर है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वहां पे ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 विद इन द ऑर्बिटल। ओके, प्लेनर और एंगुलर नोड बनती हैं डी और उसके अंदर पी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। बेटा हम एफ ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और आप बहुत हायर लेवल तक भी एफ ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस नहीं करते हो, तो कभी नहीं पूछा जाता कि एफ ऑर्बिटल्स के नाम क्या है, उनकी शेप क्या है, तो उनको नहीं पढ़ेंगे, वो ना आपके सिलेबस में है ना हायर लेवल तक आप उनको कभी पढ़ते हो, ठीक है। दैट आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो प्लेनर और एंगुलर नोड है वो इस टाइप की होती है, जो पी और डी ऑर्बिटल्स में देखने को मिलती है, पी एंड डी। ये जो है ओनली, ये तो नहीं लिख सकते सिर्फ एस में है, पर ये लिख दो एस ऑर्बिटल्स हैव ओनली दिस टाइप्स ऑफ नोड। एस में तो सिर्फ इसी टाइप की नोड होती है, जबकि पी में दोनों टाइप की हो सकती है, ये भी हो सकती हैं और ये नोड्स भी जो है वो हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला अलग अलग निकालना हो कि भाई जो स्फेरिकल नोड है उनको निकालने का फॉर्मूला क्या है और इन एंगुलर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो अलग अलग है। इट इज n माइनस l माइनस 1। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्लेनर और एंगुलर नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n। तो अगर आपको टोटल निकालने भाई किसी ऑर्बिटल में कितनी तो प्लेनर है और कितनी स्फेरिकल है, तो मैं दोनों नोड्स को जोड़ दूं तो टोटल नोड्स कैसे निकलेंगी। इनके ऊपर कई बार बेटा आते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कि इस ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताओ, टिक करना है आपको, इसमें टोटल स्फेरिकल नोड्स कितनी है, टोटल प्लेनर नोड्स कितनी है, ठीक है। तो वो सीधा फॉर्मूले में पुट करने से आ जाएंगे। तो देखो टोटल नोड्स कितनी हुई, n माइनस l माइनस 1 प्लस में l, तो प्लस l से माइनस l कट जाएगा, तो मतलब टोटल नोड्स होती हैं n माइनस में 1। ओके, मैं भी एक दो करके दिखा देती हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली में आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्फेरिकल नोड किस फॉर्मूले से निकाली हमने, n माइनस l माइनस 1, और जो रेडियल नोड थी सॉरी प्लेनर निकाली फॉर्मूले में से हमने, दैट इज l, और टोटल निकल के आई आपकी n माइनस में 1। ओके, अब चलिए निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 2p ऑर्बिटल है, तो 2p ऑर्बिटल के लिए मैं सबसे पहले स्फेरिकल नोड निकालती हूँ कि कितनी पॉसिबल है। देखो अब 2p के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, माइनस में p है तो l की वैल्यू क्या होगी 1, 2 माइनस में 1 माइनस में 1, तो देखो 2 माइनस में 1 1, 1 माइनस में 1 दैट इज 0। और हमारी यही बात हुई थी लास्ट टाइम जब मैंने आपको p ऑर्बिटल की शेप समझाई, तो हमने बोला था 2p में कोई नोड नहीं होती है। वो कौन सी नोड नहीं होती 2p में, ये स्फेरिकल या फिर रेडियल नोड नहीं होती, ठीक है। बट अब हम प्लेनर चेक कर लेते हैं, क्या प्लेनर नोड होती है। तो देखो प्लेनर नोड तो l के बराबर है, अब l की वैल्यू तो क्या है 1 है, मतलब 2p में एक प्लेनर नोड है, उसमें रेडियल नोड 0 है। अब ये प्लेनर नोड वही तो थी, आपने 2p ऑर्बिटल बनाया, दिस नोडल प्लेन इज द प्लेनर नोड। ओके, सो आपसे पूछे भाई 2p ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताओ, प्लेनर भी जोड़ लो और आपकी स्फेरिकल भी जोड़ लो, तो देखो 0 प्लस 1 1, या फिर यहां से जोड़ लो n की वैल्यू 2 माइनस में 1 दैट इज 1, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 3D ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं पूछूं स्फेरिकल नोड कितनी है, तो तुम क्या करोगे, n3, l d के लिए कितना हो जाएगा 2 माइनस में 1, 3 माइनस में 2 दैट विल बी 2, 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1, मतलब स्फेरिकल नोड तो हो गई एक। बात करते हैं प्लेनर नोड की, तो प्लेनर नोड तो l के बराबर है, और d के अंदर l क्या होता है 2, मतलब ये वाली नोड आ गई आपकी 2, ये नोड हो गई 2 और ये नोड हो गई 1, टोटल नोड्स कितनी हुई 2 और 1 3। अब यहां से निकाल लो भाई n की वैल्यू, 1 सेकेंड 1 मिनट बेटा, l की वैल्यू d ऑर्बिटल है ना आपके पास, तो 0 1 एंड 2 ठीक है, और यहाँ हमने लिया 3 माइनस में l की वैल्यू थी ना 0 1 2 ठीक है, 3 माइनस 2 2 1 1 0 का,
नॉट 1 0, दैट विल बी 3 माइनस में 2 1, सॉरी 1 माइनस में 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें जो स्फेरिकल नोड है बेटा वो होगी 0 और इसके अंदर जो प्लेनर है आपकी वो होगी 2। तो टोटल नोड्स हुई 2। अब यहां से निकाल लीजिए, वही आएगा। n है इसमें 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। ओके, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसमें। लाइक थोड़ा बड़ा करते हैं कुछ, जैसे 5D ले लो आप, चलो 5D, ठीक है। अब 5D के अंदर चेक करते हैं स्फेरिकल नोड। तो 5D के अंदर स्फेरिकल 5 माइनस में D है तो L की वैल्यू 2 माइनस में 1, तो 5 माइनस 2 3 माइनस में 1 दैट विल बी 2। तो स्फेरिकल नोड तो हो गई 2 और प्लेनर नोड कितनी होगी, जितनी L की वैल्यू है मतलब दैट विल बी 2। तो टोटल नोड कितनी होगी 4, यहां से भी 4 ही निकल के आएंगे क्योंकि 5 है इसके n की वैल्यू, तो 5 माइनस में 1 दैट विल बी 4, ठीक है। तो यहां से आप आराम से पता कर सकते हो दैट how many nodes, how many planar nodes, how many spherical or radial nodes are present in any orbital। और इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, कॉम्पिटिटिव में और सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए बेटा। So now after completing the shape of orbitals, the next topic is energy level diagrams for hydrogen and for multi electron atoms। एनर्जी लेवल डायग्राम से मेरा क्या मतलब है बेटा कि किसी भी एटम में वो हाइड्रोजन है तो, और वो हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एटम है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 1, तो उनकी जो डिफरेंट शेल और सब शेल्स हैं उनके बीच में एनर्जी का क्या रिलेशनशिप, जैसे 1s से 2s की ज्यादा है कि कम, 2s से 2p की ज्यादा है कि कम है, तो इनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ठीक है। कि किसी भी एटम में डिफरेंट शेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उनमें डिफरेंस मिलता है, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम, ओके, अगर आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में कोई पूछे कि बेटा बताओ डिफरेंट जो शेल्स और सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो देखो शेल कौन कौन सी है, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, ठीक है। भाई माना कि हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली पहली शेल में है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसके बाद इलेक्ट्रॉन में शेल ही नहीं है। भाई 1s के बाद 2s नहीं है, 2s के बाद 3s 4p कुछ नहीं है ना। हमने पढ़ा तो था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में चला जाता है, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में भी शेल है बट इलेक्ट्रॉन ने खाली फर्स्ट ऑक्यूपाइड कर रखी है, एज सिंपल एज दैट। अब तुमसे कोई ये पूछे बेटा ये तो फर्स्ट 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, तो बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए इनकी एनर्जी का क्या जो है वो रिलेशन होगा। तो तुम ये लिख सकते हो कि 1s से ज्यादा 2s की होगी, 2s से ज्यादा 2p की, 2p से ज्यादा 3s की, 3s से ज्यादा 3p की। हाइड्रोजन एटम के लिए ये चीज गलत है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, 1s से ज्यादा एनर्जी होगी 2s की, बट 2s और 2p की बराबर होगी। फिर 2s और 2p से ज्यादा होगी 3s की, बट 3s की 3p के बराबर होगी और ये 3d के बराबर होगी। देन ज्यादा होगी 4s की, पर ये 4p के, 4d के और 4f के बराबर होगी। मतलब हाइड्रोजन में ये बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, बाकी एटम्स के लिए अलग है। हाइड्रोजन के अंदर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना वही सब कुछ है। अगर मैं H एटम के लिए बात करूं तो देखो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 1s1 वही इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए अगर मैं चारों क्वांटम नंबर पता करूं तो n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s तो प्लस या माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। तो s के अंदर हाइड्रोजन के अंदर जो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही सब कुछ है। l और m तो 0 है बेटा वहां पे, तो मतलब l और m की वैल्यू का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। एनर्जी वगैरह निकालने में l और m हम कंसिडर ही नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज 0। और ये बात मैंने क्वांटम नंबर में भी समझाई थी, ठीक है, कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब कुछ डिसाइड करेगा।
अदर देन हाइड्रोजन एटम बाकी जो चीजें हैं L और M वो भी इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो देखो अब अगर N ही सब कुछ कर रहा है तो जिन जिन ऑर्बिटल्स के लिए N की वैल्यू सेम है उनकी एनर्जी सेम है। देखो 1s एक ही था, बाकी कुछ होता नहीं। अब 1s से भाई 2 सेकंड शेल की एनर्जी तो ज्यादा ही मिलेगी, पर क्योंकि इसमें भी N2 है और इसमें भी N2 है तो दोनों की एनर्जी बराबर, बिकॉज M और L तो कोई डिफरेंस डाल ही नहीं रहे भाई, फर्क तो दोनों के M और L का है कि S के लिए तो L 0 है और P के लिए 1 है, पर इसका तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, तो बराबर होगी। अब 2 से थर्ड शेल की एनर्जी तो ज्यादा होगी ही होगी, पर क्योंकि इन सब के लिए N की वैल्यू सेम है तो सबकी एनर्जी बराबर। अब 3 से फोर्थ की ज्यादा होगी, पर क्योंकि यहाँ पे जो है वो N की वैल्यू सेम है तो इन सब की एनर्जी क्या होगी, बराबर। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक है, कि 1s से 2s की ज्यादा बट 2s 2p की बराबर, फिर 3a की ज्यादा बट 3s 3p और 3d की बराबर। क्लियर है आपको, बिल्कुल बात समझ में आई, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल जैसे किसी और एटम के बारे में बात करूं अदर देन हाइड्रोजन, तो मैंने आपको यही समझाया है कि बेटा 2s से ज्यादा 2p की होगी, 3s से ज्यादा 3p की होगी, जैसे 4s से ज्यादा 4p की होगी, 4d की फिर ज्यादा, 4f की फिर ज्यादा। ये ट्रेंड समझा है ना आपको, ये हमेशा काम करता है फॉर एनी इलेक्ट्रॉन अदर देन सॉरी एटम अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको कैसे समझ आएगा कि ये, चलो मैंने बता दिया आपको कि इनकी एनर्जी ज्यादा कम होती है, हाउ वुड यू नो कि किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा और कम है, क्योंकि इतना तो तुम कर सकते हो कि अगर मैं तुमसे 4s और 3s के बीच की एनर्जी पूछूं तो तुम वो बोहर वाला एनर्जी का फॉर्मूला यूज करोगे, एक बार n की वैल्यू 3 पुट करोगे, एक बार 4 और कंपैरिजन बता दोगे मैडम 4 वाले की ज्यादा एनर्जी 3 वाले की कम। बट व्हाट अगर मैंने सबके n आपको सेम दे दिए, तो मैं तुमसे ये पूछूं बेटा 4s और 4p में बताओ, तुमने कैसे पता किया कि 4p की एनर्जी ज्यादा है। अब इन दोनों के लिए तो n की वैल्यू सेम है तो कैसे जस्टिफाई होगा, सो दैट विल बी टोल्ड बाय द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे L सब कुछ डिसाइड करेगा, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन एटम के अलावा एटम बचे जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। तो उसके लिए तो आप नहीं कह सकते कि 4s और 4p जो है वो बराबर है, तो यहाँ L की वैल्यू जिसकी बढ़ी उसकी एनर्जी बढ़ी। अब देखो 4s के लिए L की वैल्यू 0 है क्योंकि s के लिए 0 होती है, 4p के लिए L की वैल्यू जो है वो 1 है, तो L की वैल्यू p के लिए बड़ी है तो p की एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग है तो वैसे ही बता देंगे कि इस L की ज्यादा है इसकी कम, बट अगर वो सेम है तो आप L की वैल्यू से चेक कर लो एनर्जी किसकी ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेती हूं इसमें, अगर आपको कंपैरिजन करना हो बिटवीन 5s एंड 5p किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो देखो n तो सेम है, s के लिए वैल्यू है L की 0 और यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 5d की एनर्जी ज्यादा है और 5s की एनर्जी जो है वो कम है, सिंपल सी बात होती है। बट कई बार ऐसा देखने को मिला है कि दोनों यूं समझ लीजिए कि एग्जैक्ट जो मैं आपको रिलेशनशिप बताऊं तो एक रूल है जो डिसाइड करता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा और किसकी कम है, उसको हम बोलते हैं N+L रूल, दैट इज बोहर-बेरी रूल, ठीक है। ये रूल है, आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू निकाल लो, जिस ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू बड़ी मिलेगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ सॉल्व किया भाई, यहाँ पे n क्या है 5, L क्या है 0, टोटल आंसर विल बी 5, n क्या है 5, L क्या है 2, टोटल आंसर विल बी 7, तो इसकी एनर्जी ज्यादा मिलेगी और इसकी एनर्जी आपको क्या मिलेगी, कम। जैसे तुमसे कोई ये कंपेयर करवा ले 3d और 4s, तो तुम कहोगे मैडम 4s की ज्यादा होगी क्योंकि वो तो फोर्थ ऑर्बिटल है, नहीं बेटा नहीं होगी, ये एग्जैक्ट बताएगा आपको, कैसे देखो n यहाँ पे है 3 और d के लिए L की वैल्यू है 2, आंसर विल बी 5, 4s 4 प्लस में s के लिए अगर मैं L की वैल्यू पता करूं दैट विल बी 0, तो यहाँ आंसर आपका 4, ठीक है। 3d के लिए n+L की वैल्यू है 5 और 4s के लिए है 4, तो इसका मतलब 3d की एनर्जी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द 4s। आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा लोगे एटम में ऐसे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको हम बोहर-बेरी रूल बोलते हैं। व्हेन यू गेट कंफ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप N+L रूल से चेक कर लीजिए, जिसका N+L जो है वो आपको बड़ा मिलेगा उसकी एनर्जी ज्यादा,
कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि n प्लस l दोनों के लिए सेम आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन बी लाइक दिस, इफ आई टेक हियर 2d, तो 2d के अंदर ये 2 हो जाएगा प्लस d के अंदर ये 2, 2 to the 4 और ये हो जाएगा आपका दैट विल बी 4s। ठीक है, चलो ये देखते हैं, पर 2d थोड़ी ना होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, लाइक 3d एंड 5s आई टेक, तो 3d के लिए वैल्यू क्या होगी n प्लस s की 3 प्लस 2 और यहाँ क्या होगी 5 प्लस 0 5, तो ये भी n प्लस l 5 हो गया और ये भी n प्लस s 5 हो गया। अब यहाँ तुम कैसे डिसाइड करोगे कि एक्चुअली में जो आपका ऑर्बिटल है उसमें से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सो इट कैन बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ n। अब n की वैल्यू आप डिसाइड कर लो, क्योंकि इसके लिए तो n की वैल्यू 3 है और इसके लिए n की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो किसकी एनर्जी ज्यादा है किस शेल की और किसकी एनर्जी कम। ओके, अब देखिए द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंट बिहेवियर, कि हाइड्रोजन एटम के लिए तो बेटा हमने ये बोला कि अगर n की जो वैल्यू है वो सेम है तो बाकी सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, पर बाकी एटम्स के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीजन है द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब देखो एटम के अंदर दो तरह की फोर्स काम करती है, एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव में होगी, रिपल्शन नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव में होगी। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, जबकि अगर आप इसके अलावा किसी और एटम की बात करें, चले मैं हीलियम के बारे में बात करती हूँ, इससे जस्ट अगला तो वही है। तो हीलियम में क्या है, 1 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे रिपल्शन भी काम करती है अट्रैक्शन के अलावा। अब अट्रैक्शन किस में होगी, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन में, इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगी। रिपल्शन किस में होगी, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन में क्या होगी, रिपल्शन। आपका एटम तब स्टेबल होता है जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो, देन योर एटम विल बी स्टेबल। अगर उल्टा हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, देन योर एटम विल बी अनस्टेबल, एज क्वाइट सिंपल। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो उसमें कोई रिपल्शन का तो फैक्टर काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, सब कुछ अट्रैक्शन ही होता है, आपका एटम बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई भी और चीज एक्स्ट्रा यूज हम करेंगे ही नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब कुछ डिसाइड कर लेगा। बट इनके अंदर आपको ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल्स एंड इनर शेल्स। जैसे मैंने तो तुम्हें हीलियम का एग्जांपल ही लिया, ठीक है, तो हीलियम के इसमें तो सिर्फ शेल ही एक भरी हुई है, सोच के देखो हीलियम के अलावा दिस इज एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, तो लिथियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इधर और एक प्रोटॉन और आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं ना, तो जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और रिपल्शन जब होगा तो हमेशा अनस्टेबिलिटी आती है एटम के अंदर, ठीक है, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है और अनस्टेबिलिटी एक्वायर होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैंने बोला कि हाइड्रोजन के अलावा 2s से ज्यादा एनर्जी 2p क्यों होगी, क्यों होगी भाई 2s से ज्यादा 2p की एनर्जी? क्योंकि 2s के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है उसके बाद जो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा उनको ये रिपेल करेंगे, रिपल्शन से हमेशा एनर्जी बढ़ती है, तो इनकी जो एनर्जी जो 2s और 2p बराबर थे हाइड्रोजन में, अब वो ऊपर नीचे हो जाएंगे एनर्जी, ठीक है। क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है इधर घूम रहा है, मान लीजिए लिथियम का केस है, ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये इस शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पीछे। भाई इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कभी अंदर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन पीछे वाले के जस्ट सामने आ सकता है, तो न्यूक्लियस जिस ताकत से इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। द फोर्स बाय विच एन इलेक्ट्रॉन इज होल्ड बाय न्यूक्लियस इज नोन एज इफेक्टिव चार्ज।
अब मुझे लगा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर इतने तीन प्रोटॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पर प्रैक्टिकली क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल ढक लिया, शील्ड कर लिया। शील्ड का मतलब होता है ढक देना, ढाल की तरह काम कर रहा है। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे अपनी ताकत लगा ही नहीं पाया, नहीं लगा पाया ना, ठीक है। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था उतना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लगा नहीं, तो मान ली कम लगा। भाई पहले चार्ज ज्यादा लगना था अगर ये इसके सामने होता, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको ढक लिया तो चार्ज कम हो गया। उस घटे हुए चार्ज के साथ जो चार्ज न्यूक्लियस फील कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव का मतलब जो एक्चुअली में फील हो रहा है। जैसे मान लो किसी की सैलरी हो मान लीजिए 50,000 और अकाउंट में आती हो 48,000, कुछ मतलब फंड्स वगैरह में कट जाते हो, तो भाई कहने को उसके 50,000 है, बट एक्चुअली में तो वो 48,000 रिसीव कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज वो है जो फोर्स न्यूक्लियस डाल सकता है किसी इलेक्ट्रॉन पे, पर उस इलेक्ट्रॉन को अगर सामने वाला कोई इलेक्ट्रॉन ढक रहा है तो न्यूक्लियस उस पर उतनी ताकत नहीं लगा पाता जितनी लगानी चाहिए। तो मतलब पहले से ताकत कम लग रही है, उस कम ताकत को हमने नाम दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इस इलेक्ट्रॉन ने इसको जो ढका है ना, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इज नोन एज शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग, कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर दिया या फिर ढक दिया। और कौन इलेक्ट्रॉन किसको कितना ढक सकता है ये किस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। तुम्हारे ऑर्बिटल का शेप और साइज क्या है ये बताएगा तुम्हें कि कोई इलेक्ट्रॉन किसको कितना ढक सकता है। अब तुमने टीवी में मूवीज में कई बार युद्ध देखे होंगे, वॉर वगैरह होते हैं, हिस्टोरिकल वॉर, तो जो ढाल होती है तलवार वगैरह लेके, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल, वो लड़ाई करते हैं, तो ढाल हमेशा तुमने गोल देखी होगी ना, कभी देखा है फूल जैसी ढाल है, इस शेप की कोई ढाल लेके घूम रहा है, त्रिकोण कोई ढाल लेके घूम रहा है, नहीं होता ना, हमेशा चौकोर मिलेगी, सॉरी सर्कल मिलेगी आपको। क्या रीजन है उसका? क्योंकि सर्कुलर एक ऐसी शेप है, ठीक है, जो किसी भी चीज को अपने पीछे सबसे अच्छा ढक सकती है, ठीक है। आपको इसके पीछे ये चीज छुपानी है तो आप आराम से छुपा लोगे। अगर मुझे यही चीज इसके पीछे छुपानी हो तो देखो, अगर मैं इसको छुपाने की कोशिश करूंगी तो कुछ रीजन तो ढक जाएगा पर कुछ दिखेगा। तो किसी चीज को ढकने के लिए एक स्फेरिकल शेप सबसे आइडियल होती है, और वो शेप किसकी है? एस ऑर्बिटल्स की। तो एस के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, उनके पीछे जो शेल है पी और डी और एफ, उनके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से ढक लेते हैं, ठीक है। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स डी, पी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स पे उतनी ताकत नहीं लगा पाता न्यूक्लियस जितनी ताकत लगानी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ घूमने के लिए फ्री हो जाते हैं, ठीक है, रिपल्शन बढ़ जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और इसी हिसाब से एनर्जी बढ़ जाएगी उन शेल्स की। रिपल्शन हमेशा एनर्जी बढ़ाएगा। अगर 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेगी तो मतलब इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो काम करता है। हमें जितना फोर्स लगना चाहिए था उतना लग नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए थोड़ा आजाद हो जाता है। दैट्स व्हाई ये एनर्जीज के अंदर जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं ये आपको नजर आते हैं। ओके, आगे है इसी में, इफ समवन आस्क कि स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है एसपीडीएफ में, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में हो, एक इलेक्ट्रॉन पी में हो, एक डी में हो, एक एफ में हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छा ढक सकता है? तो एस ऑर्बिटल सबसे अच्छा ढकेगा, फिर थोड़ा पी कम, फिर डी कम, और एफ ऑर्बिटल सबसे कम अच्छे से ढक सकता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, द शेप। एस ऑर्बिटल की शेप कुछ ऐसी है कि ये बहुत अच्छे से ढक सकता है अपने पीछे ऑर्बिटल्स को। पी की शेप थोड़ा कमजोर ढकेगी, डी की शेप और कम ढक सकती है, और एफ की शेप तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पीछे आराम से छुपा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस ऑर्बिटल पे सबसे अच्छा होता है? एस पे, फिर पी पे, फिर डी पे और फिर एफ पे। क्यों? क्योंकि हमने जैसे ऑर्बिटल्स पढ़े, हमें पता है एस न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, ठीक है,
p उससे थोड़ा दूर है, जैसे मैं n की वैल्यू सेम ले लूं, भाई मेरे पास 3s 3p और 3d है, ठीक है। तो 3s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, 3p उससे दूर है, भाई जैसे ये मैंने बना दिया, सीधा तीसरी बना रही हूं मैं, 3s 3p और 3d। तो न्यूक्लियस के जो जितना पास होगा न्यूक्लियस उस पर उतनी अच्छी फोर्स लगाएगा। तो 3s पास होता है, 3d थोड़ा दूर है, 3p बीच में है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा s पे, ठीक है, फिर p पे, फिर d पे, फिर f पे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपका क्या है बेटा, सेम है। आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक तो मैं ले लूं 5d और एक मैं ले लूं 2s, ठीक है। तो इनके लिए तो चलो वैसे भी n की वैल्यू अलग है, तो तुम कंपेयर कर भी सकते हो कि मैडम 2s तो पास रहेगा और 5d तो दूर है, ठीक है। बट अगर n की वैल्यू सेम होगी, जैसे 3 तो मुझे पता है भाई s पास होता है, p थोड़ा दूर होगा न्यूक्लियस से, d थोड़ा और दूर होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज sp-df में अलग अलग है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग है। और ये सब कब ध्यान में रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन में बेटा इलेक्ट्रॉन ही एक है, वो किसी को ढक ही नहीं सकता पीछे, एक इलेक्ट्रॉन है उसके पीछे तो कोई है नहीं, ढकेगा किसको, सीधी सी बात है। हीलियम की भी मैं बात करूं तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में, पीछे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये बात तो तब निकल के आती है ना जब ज्यादा एटम हो, जैसे सोडियम का केस है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इधर, फिर एक इधर। अब इसमें गुंजाइश है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको ढक सकता है, ये इसको ढक सकता है। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है ना, उनमें ये टेंडेंसी है कि वो अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को ढक सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम ज्यादा होगा तो उनकी जो एनर्जीज है वो क्या हो जाती है बेटा, कम और ज्यादा हो जाती है रिपल्शन की वजह से। हाइड्रोजन में ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके n की वैल्यू जिन जिन ऑर्बिटल की सेम है उन सब की एनर्जी क्या है बेटा, सेम है, ठीक। अब तुमसे एक लास्ट है इसमें, कोई ये पूछ ली कि बेटा मेरे पास ना 3 एटम है, वन इज ऑफ हाइड्रोजन, वन इज ऑफ लिथियम एंड वन इज ऑफ सोडियम। एक मेरे पास हाइड्रोजन का 2s है, एक मेरे पास लिथियम का 2s है और एक मेरे पास सोडियम का 2s है। अब मैंने एटम अलग अलग ले लिए, उनके ऑर्बिटल सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी हाँ इसमें एक है लिथियम 1s2 2s1, इसमें 2 भरे हुए हैं, ठीक है। या फिर तुम इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन है या नहीं है डजंट मैटर। सोडियम का 2s, लिथियम का 2s और हाइड्रोजन का 2s क्या एनर्जी में सब बराबर बराबर होंगे? भाई अलग अलग एटम के सेम ऑर्बिटल क्या सेम एनर्जी रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं बेटा। हाइड्रोजन के 2s की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर 2s के लिथियम की कम हो जाएगी और सोडियम वाले की कम होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एनर्जी डिक्रीज करती है जैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। और ये तो तुम 10th से पढ़ते आ रहे हो कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी पीरियड में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते हैं पर इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड होते रहते हैं, तो न्यूक्लियस की ताकत बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, ठीक है। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उसी ऑर्बिटल में, वैसे वैसे आपकी एनर्जी जो है वो सिस्टम की क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो एक जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये समझो कि सोडियम का जो 2s है उसके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने बहुत टाइटली पकड़ रखा है, जबकि लिथियम के 2s के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा कमजोर ताकत से पकड़ रखा है, और हाइड्रोजन के 2s को न्यूक्लियस ने बहुत ही वीक फोर्स से पकड़ रखा है। तो इसकी एनर्जी आपको क्या मिलेगी, सबसे ज्यादा मिलेगी। इनकी एनर्जी आपको कम मिलेगी, कम मिलेगी। क्यों मिलेगी कम? क्योंकि जब न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग शेल में उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगी। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होता है, पता है ना हमें, साइज ऐसे पीरियड में छोटा होता जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और पास और पास और पास आ रहे हैं, समझ रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और साइज घटता जा रहा है तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोटी जगह में आते जा रहे हैं, तो क्या उनके बीच में रिपल्शन नहीं बढ़ेगी? रिपल्शन जब भी बढ़ेगी बेटा आपको ये जो है वो पैरामीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल इन द एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। ओके।